बात है 24 अक्टूबर सन 1989 के दिन की। हमेशा की तरह जमीला बीबी अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। उनके घर पर 3 साल की बेटी और 2 साल का बेटा भी मौजूद था। उनके शौहर मोहम्मद मुर्तजा किसी काम से बाहर गए हुए थे। अचानक से घबराकर वो 10 ही बजे घर वापस आए तो उनके चेहरे पर पसीना था और माथे पर सिकन। और उन्होंने घबराते हुए अपनी बीबी से कहा कि दंगे हो गए हैं, बच्चों को साथ लो और जल्दी भागो। और जमीला बीबी ने भी फौरन अपने बच्चों को साथ लिया और अपने शौहर के साथ वहां से भाग निकली। उनका घरबार, कपड़े लत्ते, जेवर जेवरात, अनाज पानी सब वहीं पर छूट गया। अफसोस की बात तो यह है कि यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, बल्कि 24 अक्टूबर या उसके अगले कुछ दिनों तक इस जैसा मामला हजारों परिवार के साथ हुआ था। और ये सब कुछ हुआ था बिहार के उसी भागलपुर में, जिसका नाम सुनते ही लोगों के जेहन में दो ही चीजें याद आती है। पहला यहाँ का सिल्क और दूसरा भागलपुर का दंगा, जो हम आपको बता रहे हैं। एक सब्जी गोभी का नाम तो सभी ने सुना होगा। ये एक ऐसी सब्जी है जिसे कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग नापसंद करते हैं। जो लोग पसंद करते हैं वो इस सब्जी को अलग अलग तरीके से बनाना जानते हैं और इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना भी जानते हैं, सिवाय उस तरीके के जिस तरीके का इस्तेमाल उन गोभियों का भागलपुर दंगे में किया गया था। दरअसल ये बात है 1989 नवंबर के महीने की। भागलपुर के गोराडीदाना क्षेत्र में आने वाला गांव लौगांव, उसमें एक खेत की खुदाई चल रही थी। उस खेत में हरी भरी लहलहाती हुई गोभी उग रही थी, मगर परेशानी की बात यह है कि इस खेत को गोभी की वजह से नहीं खोदा जा रहा था, बल्कि खुदाई के बाद गोभी के नीचे से इस खेत के अंदर से रिबन निकल रहे थे। वही रिबन जो बच्चों के बालों में लगाए जाते हैं। और खौफनाक बात यह थी कि अब रिबन के साथ साथ सर भी निकल रहे थे और साथ साथ जिस्म के और हिस्से भी निकल रहे थे। एक के बाद एक लगातार इस तरह से जमीन के अंदर से 110 लोगों को निकाला गया था, जिनमें से 52 के करीब बच्चों की लाशें थी। रिपोर्ट्स बताती है कि लौगांव गांव में 25 के करीब परिवार रहा करते थे और 4000 की तादाद में आए दंगाई भीड़ ने इस सभी को खत्म कर दिया। पहले लोगों के शरीर को नदी के पानी में डाला गया था, मगर बदबू देने लगी तो उन लाशों को खेत में डालकर उसके ऊपर गोभी बो दी गई, जिसकी वजह से खेत में लहलाते हुए गोभी उग आए थे। दोस्तों, ये खौफनाक मंजर सिर्फ इस छोटे से गांव का नहीं था, बल्कि भागलपुर के अलग अलग इलाकों में लगातार 2 महीने तक चले दंगे में लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत के घाट उतारा गया था। साथ ही साथ ये बात भी याद रहे कि ये आंकड़ा भी सरकारी आंकड़ा था। मगर दोस्तों, अब सवाल यह है कि यह सब हुआ ही क्यों था? आखिर 1989 में भागलपुर इतनी खतरनाक तरह से क्यों जलने लगा था कि जिसकी आग ने न सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था? कौन था इन सारी चीजों का जिम्मेदार? और सवाल तो यह भी है कि भागलपुर के 1989 के दंगे को हमारे देश में क्यों भुला दिया गया है, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक भागलपुर के 1989 के दंगे को देश का सबसे खौफनाक दंगा माना जाता है, जबकि इसके होने के बाद पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया था। मुसलमान, जो हमेशा से ही कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, वो कांग्रेस से नाराज हुआ, जिसकी वजह से कांग्रेस बिहार में लंबे वक्त के लिए रुखसत हो गई। बदले में बिहार में उदय हुआ एक ऐसे ताकतवर और मशहूर लीडर का, जिसको आज के दौर में हम सब लालू प्रसाद यादव के नाम से जानते हैं। याद रहे दोस्तों, ये वो दौर था जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में मामला बिगड़ा हुआ था। ऐसे ही दौर में 1989 अगस्त के महीने में भागलपुर में एक जुलूस निकला। ये जुलूस लोक देवी बिसहरी माई का जुलूस, जो वैसे भी हर साल निकाला जाता था, मगर इस बार इस जुलूस में दंगा होते होते बचा। मगर अक्टूबर के महीने में रामशिला का एक और जुलूस निकाला गया। जुलूस किस तरफ से जाएगा ये तय प्रशासन ने किया था। इतना ही नहीं, प्रशासन ने रूट तय करने के साथ साथ पुलिस को एक लंबी फौज भी इसके साथ लगा दिया था और सारी एहतियात उस पिछले जुलूस की वजह से की, जिसके बारे में मैंने बताया कि उसमें दंगा होते होते बचा था। फिर 24 अक्टूबर के दिन ये जुलूस निकला और मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचा तो माहौल खराब होने लगा। पहले तो जुलूस में कुछ नफरती और भड़काऊ नारे लगाए गए, जिसकी वजह से माहौल खराब हुआ और दूसरी तरफ से जुलूस पर पत्थरबाजी होने लगी, मगर किसी के जान जाने की कोई खबर नहीं आई। नुकसान भले ही ना हो, मगर इससे वो हो चुका था जो नहीं होना चाहिए था। चिंगारी अपना काम कर चुकी थी और पूरा भागलपुर अब दंगों की चपेट में आ चुका था। अफवाह बड़ी तेजी के साथ फैल रही थी।
शाम तक यह अफवाह फैल चुकी थी कि फला इलाके में बेशुमार हिंदुओं को मारा गया है। किसी ने यह अफवाह भी उड़ाई कि परवत्ती के कुएं में लाशें मिली हैं। इसी एक अफवाह ने तो आग में घी डालने का काम किया था। अब यह दंगा और ज्यादा तेज हो चुका था और यह दंगा अगले 2 महीने तक भागलपुर में होता रहा और इस दंगे में 1000 से ज्यादा लोगों की जान गंवानी पड़ी थी। हजारों की तादाद में लोग बेघर हुए, जबकि लगभग 250 गांव पर इस दंगे का असर पड़ा था। जबकि 27 अक्टूबर को दंगा रोकने के लिए सेना उतार दी गई, बीएसएफ को भी बुलाया गया। बाद में जांच रिपोर्ट में पता चला था कि पुलिस ने न सिर्फ इस दंगा को रोकने में नाकाम हुई थी, बल्कि कई मौके पर पुलिस ने खुद दंगाइयों को मदद करते हुए नजर आई थी। बार बार शिकायत मिलने पर भी आंख मूंद कर बैठी रहती थी, बल्कि कई तो ऐसे मौके भी आए जब वहां के लोकल पुलिस ने बीएसएफ के जवानों को भी गुमराह कर दिया था, जबकि सेना दंगा रोकने के लिए बुलाई गई थी। दोस्तों, भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में एक गांव आता है जिसे चंदेरी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो दंगों की शुरुआत से ही यहां पर रहने वाले लोग खौफ में थे और डरे हुए थे, मगर हिम्मत के साथ वो वहां रुके हुए थे, क्योंकि किसी भी हालात में अपना घर वो नहीं छोड़ना चाहते थे। मगर जब अचानक से हालात ज्यादा खराब हुए तो चंदेरी गांव में एक बड़ा सा घर था। सब लोग उसमें जमा हो गए और उस घर के अंदर इन लोगों ने अपने आप को बंद कर लिया। भीड़ आई और उसके बाद खूब पत्थरबाजी भी हुई, मगर फिर एक स्पेशल टुकड़ी को यहां पर तैनात कर दिया गया। जैसे ही सेना तैनात हुई तो भीड़ ने भी एक एक करके तितर बितर होना शुरू हो कर दिया। मगर कुछ देर के बाद ही सेना के उस स्पेशल टुकड़ी को थाने से फोन आया कि दूसरे इलाके में दंगा भड़क चुका है। सेना की टुकड़ी फौरन उस इलाके में रवाना हो गई। सेना के जाते ही एक बार फिर से चंदेरी के उस बड़े से घर के पास भीड़ फिर से जमा हो गई। न्यूज इंडियन एक्सप्रेस और आउटलुक मैगजीन के रिपोर्टर्स ने एक रिपोर्ट दंगे के बारे में बताते हुए लिखा था कि 27 तारीख की सुबह को लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और चंदेरी में लगभग 70 लोगों को मार डाला गया। भटोरिया में 85 लोगों को जान गंवानी पड़ी, जबकि रसलपुर में करीब 30 लोग मारे गए। दंगा हो जाने के बाद अब सरकार भी अचानक से हरकत में आई और सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जो उस दौर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो दंगे के वक्त दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और आखिर में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर वो बिहार पहुंचे और उन्होंने मोर्चा संभाला। पर अब तो काफी देर हो चुकी थी और सभी दंगों की तरह इस दंगों की भी जांच बैठाई गई। इसकी जांच भी कोई एक बार नहीं बल्कि वक्त वक्त पर कई बार हुई है। पहली जांच जस्टिस राम प्रसाद सिन्हा और एस शमसुल हसन के अंडर में हुई थी। जांच में कुछ सांप्रदायिक संगठनों और कुछ मीडिया हाउस को दोषी माना गया था। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया था कि प्रशासन पूरी तरह से नकारा साबित हुई है और इन दंगों में ऐसा महसूस हुआ मानो लोगों की जान चले जाने से पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। साथ ही ये सवाल भी पूछा गया कि जब पहले से ही हालात खराब थे, दंगा की आशंका बनी हुई थी, तो उस जुलूस को तातारपुर जैसे मुस्लिम मोहल्ले से गुजरने की परमिशन क्यों दी गई थी? क्योंकि यहीं से ही सारा मामला खराब हुआ था, क्योंकि यहीं पर भड़काऊ और नफरती नारे लगे थे, पत्थरबाजी वगैरह हुई थी। साथ ही साथ जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों को भी इसका जिम्मेदार माना गया था। इसके अलावा दोस्तों, एक और जांच हुई थी जो कि जस्टिस आर.एन. प्रसाद के अंडर में हुई थी। उनके रिपोर्ट्स में भारत के मुसलमान को नसीहत दी गई थी और यह कहा गया था कि अगर तुम चाहते हो कि भारत के लोग तुम पर दोबारा से भरोसा करें तो तुमको आईएसआई के एजेंट से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। यह दंगा लगातार 2 महीने तक चलता रहा था, मगर उसके बावजूद भी जस्टिस जय प्रसाद ने उस वक्त की सरकार को क्लीन चिट दे दिया था। जबकि कुछ थ्योरी ने यह भी कहा कि ये दंगे गैंगवार की वजह से हुए थे।